हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नवांको डिजी लेसन्स। इस वीडियो में हम कक्षा 7 विषय हिंदी के पार्ट 2 दादी की घड़ी को पढ़ेंगे। दादी की घड़ी एक कहानी है जिसकी लेखिका मालती जोशी जी हैं। इस कहानी के प्रमुख केंद्र बिंदु दीपू, उसकी दादी एवं अलार्म घड़ी है। कहानी शुरू करते हैं। घर भर में सबसे छोटा होकर दीपू बड़ी मुसीबत में पड़ गया था। दीपू घर में सबसे छोटा था। उसके घर में यूं उसके दोस्त तो ईर्ष्या ही करते कि पूरे घर में वह सबका लाडला है, पर उसे इस बात की जरा भी खुशी नहीं थी। दीपू के दोस्त उससे जलते थे, ईर्ष्या करते थे, क्योंकि वे सोचते थे कि दीपू घर में सबसे छोटा है और सबसे छोटा व्यक्ति घर में सबका लाडला होता है। पर दीपू को इस बात की खुशी जरा भी नहीं थी। दिन भर तो उसे सबकी डांट डपट ही सुननी पड़ती थी, हर तरह की बेगार ढोनी पड़ती थी। इसके एवज में मम्मी या दादी थोड़ा सा दुलार दे देती तो कौन सी बड़ी बात थी। दीदी और भैया तो उसे बिना पैसे का नौकर समझकर दिन भर नचाते रहते थे। दीपू की एक दीदी एवं बड़े भैया थे जो उसे बिना पैसों वाला नौकर समझकर दिन भर उससे अपने काम करवाते रहते थे। बहुत हुआ तो कभी एक आध टॉफ़ी या रंगीन चौक पकड़ा दी और छुट्टी। ऐसे मौके पर वह सोचता, काश वह भी इन लोगों की तरह बड़ा होता तो घर में उसका भी कुछ रौब रहता। भैया या दीदी बड़े क्या बन गए, अपने आगे किसी को कुछ गिनते ही नहीं। मान लिया कि बड़ी बड़ी क्लासों में पढ़ते हैं, पर इसका मतलब यह तो नहीं कि बाकी लोग निरे बुद्धू हैं। वाकई कम से कम दीपू के बारे में तो उनका यही ख्याल था। उन्हें इस बात की जैसी खबर ही नहीं थी कि दीपू भी अब बड़ा हो गया है, स्कूल जाता है, चौथी कक्षा में पढ़ता है और तो और अपनी कक्षा का मॉनिटर भी है। उनके लिए तो वही नन्ना मुन्ना दीपू था कि जब चाहा प्यार कर लिया, जब चाहा डांट कर भगा दिया। अन्याय की हद तो यह थी कि मम्मी पापा तक उन्हें कुछ नहीं कहते थे। छोटी वाली दोनों मेजें उन दोनों ने घेर रखी थीं। अलमारियों पर भी उनका ही दखल था। दीपू बेचारे के हिस्से में आई थी एक खूंटी, जिस पर वह अपना बस्ता टांगता। पढ़ने के लिए मेज तो दूर, एक डेस्क तक नहीं था। पापा कई बार उसका मन रखने के लिए अपनी मेज पर जगह कर देते। पापा के पास बैठने पर आधी जान तो वैसे ही सूख जाती थी। पढ़ाई क्या खाक होती। दीपू बेचारा मम्मी के ट्रंक पर ही गुजारा कर लेता। दीपू पर बहुत अत्याचार होते थे, यानी दीपू की बड़ी दीदी एवं बड़े भैया उससे नौकर की तरह काम करवाते, उसे बिना पैसे वाला नौकर समझते थे और कभी कभी उसे एक आध टॉफ़ी एवं रंगीन चौक दे दिया करते थे। घर में जो दो मेज थीं, वो उन दोनों मेज़ों पर दीपू की दीदी एवं भैया का अधिकार था। अलमारियों पर भी उन्हीं का दखल था। दीपू के लिए पढ़ने के लिए मेज़ तो दूर, एक डेस्क तक नहीं था। दीदी भैया जब पढ़ते होते तो घर में कोई उसे ऊंची आवाज़ में बोलने तक नहीं देता था, लेकिन दीपू के पढ़ते वक्त वे रेडियो के सुर में सुर मिलाकर घर सिर पर उठा लेते थे। दीपू के दीदी एवं बड़े भैया जब भी घर पर पढ़ते, तब वे दीपू को ऊंची आवाज़ में बात करने से मना कर देते, क्योंकि उन्हें पढ़ने में डिस्टर्ब होता। लेकिन जब दीपू की पढ़ाई का वक्त आता तो वे रेडियो को ऊंची आवाज़ में बजाते और सारा घर अपने सिर पर उठा लेते थे।
दीपू के दोस्त दिन भर आते जाते रहते, कोई उन्हें बैठने तक को नहीं कहता, पर दीदी या भैया के पास कोई आता तो उसे बाकायदा नमस्ते करनी पड़ती। यानी दीपू के दोस्तों के आने जाने पर घर वाले किसी को भी बैठने को नहीं कहते थे, लेकिन दीदी या भैया का कोई दोस्त आता तो सब उसे नमस्ते करवाते। मम्मी उनके लिए ढेर सारा नाश्ता बनाती रहती और दीपू बेचारा बनकर रसोई घर से ड्राइंग रूम तक नाचता रहता। दीदी की सहेलियों के पास किताबें या चिट्ठियाँ पहुँचाना और भैया के दोस्तों के लिए चाय नाश्ता तो रोज का ही काम था। अर्थात दीदी एवं भैया के जो भी दोस्त आते थे उनके लिए चाय नाश्ता एवं चिट्ठियाँ एवं किताबें पहुँचाने का काम दीपू को ही करना पड़ता। घर में एक ही अलार्म टाइम पीस था और वह बारी बारी से दीदी या भैया के सिरहाने रखा रहता। दीपू की बड़ी साध थी कि हम भी सिरहाने घड़ी रखकर सोएं और उसकी सुरीली आवाज़ के साथ दिन की शुरुआत करें। उसके भाग्य में तो सुबह 8 बजे पापा की डांट खाकर उठना ही लिखा था। दीपू की बहुत इच्छा थी कि वह भी अलार्म घड़ी को अपने सिर के पास रखकर सोए और सुबह उसकी सुरीली आवाज़ के साथ अपने दिन की शुरुआत करे। दीदी और भैया की तरह उसके पास भी कलाई घड़ी होती तो भी कोई बात थी। वे लोग बड़े थे, घर की हर अच्छी चीज़ पर अपना ही हक जताते थे। उसे ताज्जुब होता, इन लोगों की परीक्षाएं क्या रोज़ चलती ही रहती हैं? जब देखो तभी 4 बजे से उठकर पढ़ने बैठ जाएंगे। एक दिन तो वह जिद पर अड़ गया। उसके स्कूल में दूसरे दिन इंस्पेक्टर आने वाले थे। उसने आते ही जोरदार शब्दों में ऐलान कर दिया, आज घड़ी मैं लेकर सोऊंगा। क्या हमें पढ़ाई नहीं करनी होती? जब देखो तब इन्हीं की शान चलती है। दीदी कहने लगी, कितने बजे उठना है, मैं जगा दूंगी। वाह साहब, दूसरों ही से कहना होता तो मम्मी से ना कहते, कम से कम प्यार से तो जगाएंगी। आखिर मम्मी को ही दया आ गई, बोली, सीलू तेरी तो आज परीक्षा ख़त्म हो गई हैं, कल तो तुझे जल्दी नहीं उठना है, एक आध बार दीपू का भी मन रख लिया करो। दीपू के स्कूल में एक दिन इंस्पेक्टर आने वाले थे तो दीपू को उस दिन जल्दी उठना था। तो जैसे ही दीपू घर आया, उसने घर पर अलार्म घड़ी को अपने सिर के पास रखकर सोने के लिए जिद पकड़ी। तब मम्मी को दीपू पर दया आई और मम्मी ने सिफारिश की कि दीपू को अलार्म घड़ी दे दी जाए। मम्मी की सिफारिश काम कर गई। रात को घड़ी वाला स्टूल उसके सिरहाने था। उसे तो खुद चाबी भरने की इच्छा थी, पर दीदी का चेहरा देखकर चुप कर गया। घड़ी मिल रही थी, यही बहुत था। रात भर उसे अलार्म के सपने आते रहे। उसने अपनी सारी किताबें तकिए के नीचे रख ली थीं। टेबल लैंप लगाने की भी सोच रहा था, पर डर के मारे चुप रहना पड़ा। वह 5 बजे का अलार्म लगवाकर सोया था, पर सुबह उठा तो धूप रोज की तरह कमरे में फैल चुकी थी। सिरहाने देखा तो घड़ी स्टूल समेत गायब थी। समझ गया दीदी ने उसके सो जाने के बाद यह कारस्तानी की होगी। जैसे ही दीपू सुबह उठा तो उसे अलार्म घड़ी अपने सिरहाने नहीं मिली, तो उसने सोचा कि यह सब दीदी ने किया होगा, दीदी अलार्म घड़ी उठाकर ले गई होंगी। दीपू ने कहा, मम्मी। वह जोर से चिल्लाया, क्या है रे? रसोई से मम्मी की चिड़चिड़ी आवाज़ आई। सुबह सुबह उनके पास फालतू वक्त नहीं होता। मेरी घड़ी कहाँ है?
कमरे में कंघी करती हुई दीदी की ओर संदेह भरी नजरों से देखते हुए वह चिल्लाया, घड़ी तो राजा भैया परलोक सिधार गई। दीदी की आवाज में इतनी मिठास थी कि दीपू घबरा गया। क्या हुआ, उसने हैरानी से पूछा। होना क्या था, रात को आपने वह किक मारी कि वह हाई जंप कर गई, सेव करते हुए भैया ने जवाब दिया। लेकिन वह तो सिराने रखी थी, किक कैसे लगी? दीपू की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। रात को सोते समय दीपू ने गलती से अलार्म घड़ी में किक मार दी और घड़ी टूट गई। लेकिन आपका सिर तो सिराने नहीं था, भैया ने मुंह बनाते हुए कहा। सारी रात तो बिस्तर पर इधर से उधर चहलकदमी करते रहते हो। उफ, क्या जोर से आवाज हुई थी गिरने की। अलार्म घड़ी गिरी थी तो उसकी आवाज बहुत जोर से आई थी। सारा घर जाग गया था सिवाय आपके। दीदी ने फिर चिढ़ाया। लाड़ करने की भी हद होती है। पापा मम्मी पर झल्ला रहे थे। जरा सी जिद के लिए घड़ी का सत्यानाश करवा दिया। 15-20 रुपए से कम नहीं लगेंगे सुधरवाने में। घड़ी टूट जाने पर दीपू के पापा भी गुस्सा हुए। दीपू इस चौतरफा हमले से एकदम रुआसा हो गया। आंगन में पड़ी खटिया पर चुपचाप जा बैठा। तब दादी ने दीपू से पूछा, क्यों, क्या हुआ रे? तुलसी के चौरे के पास माला जपती दादी ने पूछा। सोते में मुझसे घड़ी टूट गई है और सब के सब मुझे डांट रहे हैं। उसे अब सचमुच रोना आ रहा था। तू भी तो निरा बेवकूफ है, दादी ने उससे प्यार करते हुए कहा। जरा सी घड़ी के पीछे सबकी चिरोरी करता फिरता है। मुझे पढ़ने के लिए सवेरे उठना जो होता है। दादी ने कहा कि तू भी तो बेवकूफ़ है, छोटी सी घड़ी के लिए सबके पीछे भागता फिरता रहता है। तो दीपू ने उत्तर दिया कि मुझे सुबह जल्दी उठकर पढ़ना जो होता है। अच्छा, यह बता कि जब घड़ियां नहीं होती थीं तब क्या लोग जागते नहीं थे? तब दादी ने कहा दीपू से कि एक बात बता मुझे कि जब पुराने ज़माने में घड़ियां नहीं होती थीं तब क्या लोग जागते नहीं थे? मुझे ही देख, कार्तिक में रोज 4 बजे नहाती हूँ। 12 महीने नहा धोकर लक्ष्मी नारायण की आरती में पहुँच जाती हूँ। सो मैं क्या घड़ी लेकर सोती हूँ? दादी की बात ने उसे सोचने के लिए मजबूर कर दिया। सच दादी, तुम कैसे इतने सवेरे जाग जाती हो? दीपू ने दादी से पूछा कि सच बताओ दादी, आप इतने सवेरे कैसे जाग जाती हो? दादी ने कहा, एक बात है, किसी से कहेगा तो नहीं, मेरी तरकीब अपने पास ही रखना। दीपू ने सिर हिला दिया। दादी उसे अपने बिस्तर के पास ले गईं। बोली, देख, यह जो मेरा तकिया है ना, इससे रात को सोते समय कह देती हूँ, भाई तकिए राम सुबह 4 बजे जगा देना। बस यह जगा देता है। दीपू ने तरकीब सुनी तो आश्चर्य से उसकी आंखें फैल गईं। दिन भर यही इंतजार रहा कि कब रात हो, वह तकिए का करिश्मा देखे। रात को उसने सबकी नज़र बचाकर तकिए से अपनी बात कही और इत्मीनान से सो गया। सुबह उठा तो वही 8 बज रहे थे, यानी तरकीब काम नहीं की। दूसरे दिन भी यही हाल रहा, फिर तीसरे चौथे दिन भी यही। जब 4 दिन तक यह तरकीब काम नहीं की, फिर उसने यह नुस्खा मन से निकाल दिया। समझ गया कि दादी की भूत प्रेत और परियों की कहानियों की तरह यह तरकीब भी निरी गप ही थी, यानी इसमें कोई सच नहीं था, यह तरकीब झूठ थी। एक शनिवार को उसे फिर घड़ी की ज़रूरत महसूस हुई, पर इस बार उसने जिद नहीं की, वरन दीदी से कहा, दीदी सुबह मुझे 5 बजे जगा दोगी? कल ना बाबा, कल तो इतवार है, कल तो अपने राम 8 बजे के पहले नहीं उठने के। तो दीदी से दीपू ने 5 बजे उठाने के लिए कहा, तो दीदी ने कहा कि कल तो इतवार है, संडे है, तो कल तो भाई हम 8 बजे से पहले नहीं उठेंगे।
और कल तुम्हें कहाँ तीर मारने जाना है? भैया के इस प्रश्न पर उसे बड़ा गुस्सा आया। बीच में ही दीपू के भैया ने पूछा कि कल तुम्हें तीर मारने कहाँ जाना है? हमेशा की तरह मम्मी ने ही उसका पक्ष लिया। बोली, अरे कल उसकी ट्रिप जा रही है, सांची जाएंगे सब बच्चे। मुझे तो सारा काम निपटाते रात को इतनी देर हो जाती है कि सुबह की हामी नहीं भर सकती। यानी दीपू को ट्रिप पर जाना था सांची, तो इसलिए उसे सुबह 5 बजे उठना था। तो दीदी एवं भैया ने उसे सुबह उठाने से मना कर दिया। मम्मी को काम करते करते देर रात हो जाती, इसलिए मम्मी ने भी हाँ नहीं किया दीपू की माँ ने उसको सुबह उठाने के लिए। तो दादी से कहना दीपू 5 क्या 4 बजे ही जगा देंगी। पता नहीं ये बूढ़े लोग इतने सवेरे से क्या क्यों उठ बैठते हैं। कहती हुई दीदी अपनी रजाई में दुबक गईं। दीदी ने दीपू को आइडिया दिया कि दादी से कह वह 5 क्या सुबह 4 बजे जगा देंगी। दादी घर पर थी नहीं। 12 बजे से पहले उनके कीर्तन से लौटने की आशा भी नहीं थी। हताश होकर दीपू ने तकिए का आसरा ले लिया। तकिए भाई मेहरबानी करके कल तो जगा ही देना, ठीक 5 बजे। 7 बजे तो बस भी निकल जाएगी। कैसा आश्चर्य था, सुबह जब उसकी आंख खुली तो चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा था। वह तो समझा कि रात ही है और डर के मारे दम साधे चुपचाप पड़ा रहा। थोड़ी देर बाद ही दादी के कमरे से रघुपति राघव राजा राम की आवाज़ आई और उसको कुछ धीरज बंधा। दौड़कर दादी के कमरे में गया। वह अभी रजाई में ही थी। दादी मैं तुमसे पहले जाग गया, उसने विजयी मुद्रा में कहा। चूँकि दीपू एक बच्चा था, वह दादी से पहले जाग गया, तो उसने दादी से बहुत खुश होकर प्रसन्न होकर कहा विजयी मुद्रा में कि दादी मैं तुमसे पहले जग गया। क्यों रे इतने जल्दी? दादी उसे रजाई में लपेटती हुई बोली। तब दीपू ने कहा, आज पिकनिक पर जो जाना है, पता है हम लोग सांची जाएंगे और मम्मी को देखो अब तक सो रही हैं। खाना कब बनेगा? 7 बजे पहुंच जाना है स्कूल, दीपू ने शिकायत की। तो अभी तो बहुत देर है, अभी तो 5 ही बजे हैं, दादी ने कहा। 5? दीपू खुशी से चिल्लाया। तब तो तकिए भाई ने ठीक समय पर जगा दिया। तब दादी ने कहा, मैं कहती ना थी? कहाँ दादी? दीपू ने शिकायत की। इतने दिनों तक तो एक बार भी नहीं जगाया। तब दीपू ने कहा कि कहाँ दादी, इतने दिनों तक तो तकिए राम ने मुझे एक बार भी नहीं जगाया। दादी ने उसे और पास सटाते हुए कहा, दीपू बेटा तू पागल हो गया है, तकिया भी कहीं बोलता है। असली अलार्म तो हमारे दिल में होता है। जब हमें ज़रूरी उठना होता है तो यह हमें जगा देता है। घड़ी की आवाज़ तो तू बंद भी कर सकता है, पर इसकी आवाज़ बंद नहीं होती, जगा कर ही छोड़ती है। और इस अनोखी घड़ी का राज पाकर दीपू बहुत खुश था। तब दादी ने उसे समझाया कि तकिया भी कहीं बोलता है क्या? असली जो अलार्म होता है वह तो हमारे दिल में होता है। जब कभी भी हमें आवश्यकता होती है, बहुत ज़रूरी काम होता है, सुबह जल्दी उठना होता है, तो हमारे दिल का अलार्म हमें जगा देता है। घड़ी की आवाज़ तो हम बंद भी कर सकते हैं, लेकिन दिल के अलार्म की आवाज़ को हम बंद नहीं कर सकते। यह हमें जगा कर ही छोड़ती है। और इस अनोखी घड़ी का राज पाकर दीपू बहुत खुश था। इस कहानी की लेखिका श्रीमती मालती जोशी जी हैं। जोशी जी देश की स्थापित कलाकारों में से एक हैं तथा मध्य प्रदेश में अपनी अलग पहचान बनाने वाली महिला कथाकार की कहानियाँ बाल कथा साहित्य में विशेष स्थान रखती हैं। बाल कहानियों में जहाँ बाल मनोविज्ञान का बारीकी से अंकन हुआ है, मालती जोशी जी ने प्रमुखता बाल कथाएँ लिखी हैं और इनकी बाल कहानियों में बाल मनोविज्ञान का बहुत ही बारीकी से अंकन किया गया है।
वहीं उनके नैतिक विकास का भी पूरा ध्यान रखा गया है। दादी की घड़ी उन्हीं प्रमुख कहानियों में से एक है। आशा करता हूँ आप सभी को दादी की घड़ी नामक कहानी बहुत पसंद आई होगी। आप सभी हमेशा पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर लिसनिंग।